अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज, फर्स्ट ईयर न्यू बायोलॉजी का। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कौन कौन सी आती हैं। SLO, सबसे पहले हम बात करेंगे SLOs की। तो इसके अंदर जो मेन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, इसके बाद इसमें बताया गया कौन कौन से पॉइंट जिनको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले बताया कि बेसिक सेल क्या होता है, उसको जो कि बेसिक यूनिट होता है सेल की 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। वो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ सेल थ्योरी की क्या स्टेट हुई होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कंपेयर करना है लाइट माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आपस में कंपेयर करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ आइडेंटिफाई करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और प्लांट सेल्स का। उसके बाद फर्दर हम सेल वॉल मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके फंक्शनल तकनीक के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे सेल सिग्नलिंग क्या होता है। आगे फिर पाथवे देखेंगे सेल सिग्नलिंग का। उसके बाद हम देखेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, और फिर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को हम देखेंगे, उनकी डायग्राम्स को कंपेयर करेंगे और सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखेंगे। फिर सेल की एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल को कैटेगराइज करेंगे। फिर उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे स्टेम सेल्स की। तो स्टूडेंट, आपके जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, तो इसके अंदर हम अब इसको इस तरह से जो है वो समराइज़ करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स इससे लर्न करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली सेल्स है और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है सेल और सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं। सेल्स जो होता है वो डिफरेंट तरह के सब ऑर्गेनेलिज जो होती हैं, जब वो कंबाइन करती हैं तो उससे सेल बनता है। और आपको पता ये भी है कि सेल एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। विदाउट सेल जो होती है वो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम प्लांट का सेल देख के आए, एनिमल्स का सेल देख के आए हैं। उसके बाद अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी एडिशन करनी है, मॉडिफिकेशन आ रही है, क्योंकि आपका लेवल जो था वो मैट्रिक के निकल के आप इंटर में आ गए हो, तो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे आज हम आप देखते हैं सेल्स क्या होते हैं। तो सेल बेसिकली आपके पास एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिसेलुलर। अब सेल दो तरह से होते हैं, एक सेल होते हैं यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जिनके जो कि सिर्फ एक ही सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, लाइक अमेबा और बैक्टीरिया। जिनमें सिंगल सेल जो होता है वो सारे के सारे फंक्शंस होते हैं लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। इसी तरह होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे मिल सेल्स होते हैं वो मिल के काम करते हैं। इसकी एग्जांपल उसने दी है प्लांट और एनिमल्स के अंदर बहुत सारे न्यूमेरियस सेल्स मौजूद होते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो मिल के वक्त जो होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं और लाइफ को सस्टेन करते हैं। अब बेसिकली हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन है, होमोस्टेसिस है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन होता है। हम क्या करेंगे, हर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करके उनकी एग्जांपल के साथ आगे हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सेल जो होता है बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले मूवमेंट इसका फंक्शन आता है मूवमेंट। तो सेल्स होता है वो मूव कर सकता है। इसकी एग्जांपल देखिए, स्पर्म सेल्स होते हैं मूव करते हैं विद द फ्लैजिला। लाइक स्पर्म सेल्स होते हैं इस तरह करके सेल्स होते हैं, इनके ऊपर क्या लगा होता है, फ्लैजिला लगा होता है। वो क्या करता है, फ्लैजिला इसको हेल्प करता है स्पर्म सेल को कि वो टुवर्ड्स द एग मूव करके जाए, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हो जाए। और ये कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ताकि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो उसके बाद कुछ इनसाइड सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं वो भी मूव करते हैं और वाइटल फंक्शन रोल प्ले करते हैं, मतलब वाइटल रोल प्ले करते हैं, इनके अहम फंक्शन जो होता है वो उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमने मूवमेंट देखी है सेल्स की, तो उसकी एग्जांपल भी देखिए, एक स्पर्म सेल है फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है। ब्लड सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए मूव करते हैं, और तीसरा ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो भी मूव करते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कैसे, सेल्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड प्रोड्यूस एनर्जी। इनके सेल्स होते हैं इन्वायरमेंट से ही क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब होते हैं डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको भी ड्राइव करते चलाते हैं। अब किस तरह न्यूट्रिएंट, लाइक फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं कि उन्हें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लाइट मिल रही होती है इन द प्रेजेंस सनलाइट।
फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं तो उसको अपटेक कर लेते हैं, तो उससे वो एनर्जी लेते हैं, अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को देते हैं, बिल्ड करते हैं और केमिकल रिएक्शन यानी कि डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म इनके अंदर भी रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आती है रेस्पिरेशन। तो सेल्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं एनर्जी रेस्पिरेशन के जरिए। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, एटीपी रिलीज करते हैं और एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी होती है, वो सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर रोल अगर हम देखते हैं, सेल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं कुछ वेस्ट मटेरियल्स को भी। तो उसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर यहाँ पे उसने बताया हुआ है, देखिए ज़रा इसका हम देखते हैं इसका रोल किसके अंदर आ रहा है जी। रेस्पिरेशन के अंदर सेल्स होते हैं वो सेल जनरेट करते हैं एनर्जी थ्रू द रेस्पिरेशन द प्रोसेस, जिसके अंदर एनर्जी ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, एनर्जी जो होती है वो एटीपी मिल रही है, वो एटीपी जो होती है सेलुलर एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करती है। एक्सक्रीशन जो होते हैं, सेल्स होते हैं वेस्ट मटेरियल्स को भी रिमूव करते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और ताकि बॉडी को टॉक्सिक मटेरियल से बचा सके। अब आपको पता है डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग देयर एटीपी एनर्जी को यूज़ करते हुए। अब उसके बाद देखते हैं होमोस्टैसिस क्या होता है, कि इसमें भी क्या होता है, सेल्स होते हैं अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको स्टेबल करते हैं, अपनी मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल की मूवमेंट होती है उसको भी वो स्टेबल करते हैं। उसके बाद आता है रोल आता है ग्रोथ के अंदर। तो सेल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फर्दर सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर, तो इस तरह करके भी वो ग्रोथ के अंदर भी सेल रोल प्ले करते हैं। आगे देखें, सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरह से, एक माइटोसिस के थ्रू भी और म्योसिस के थ्रू भी। माइटोसिस जो आपको पता है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं या आइडेंटिकल डॉटर्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट, और ये ज़्यादातर ग्रोथ या रिपेयरिंग के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। और म्योसिस में क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और न्यू सेल्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स जैसे नहीं होते, उसमें वेरिएशंस होती हैं। तो ये हमने सेल्स पढ़ा था, उसके डिफरेंट तरह के हमने फंक्शंस देखे हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसके अंदर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सबसे पहले 17वीं सेंचुरी के अंदर मैंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माइक्रोस्कोप्स को यूज़ किया है, ठीक है, ताकि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप आपको पता है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम बिल्कुल भी ऐसी चीज़ है जिसको हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 1665 के अंदर एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था, उसने क्या किया, थिन स्लाइस लिया है कॉर्क ऑफ दी ऑक ट्री, एक ऑक ट्री है उसकी उसने बारीक सी थिन सी स्लाइस ले लिया उसकी कॉर्क की, उसकी छाल की, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसने ऑब्जर्व किया है। अब इसने ऑब्जर्व क्या किया, इसने मुशाहिदा किया कि जो कॉर्क है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लिटिल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या किया हुक ने, फिर फर्दर क्या किया, अब वो कुछ पीसेस लिए हैं स्टेम और रूट के ऑफ ओक ट्री। अब उसी ओक ट्री है उसकी स्टेम से भी पीस ले लिया और रूट से भी ले लिया। अब उसको उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो जब उसने फाइंड किया कि दीज वर आल्सो मेड सिमिलर लिटिल बॉक्सेस, और उन रूट और स्टेम के अंदर भी क्या थे, एक जैसे सिमिलर बॉक्सेस मौजूद थे। तो इससे इसने क्या कंक्लूड किया है कि पार्ट ऑफ द प्लांट वर मेड ऑफ द कंपार्टमेंट। उसने कहा कि जो प्लांट के पार्ट है वो डिफरेंट तरह के कंपार्टमेंट, डिफरेंट तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। तो इन पार्ट्स को उसने क्या नाम दे दिया, सेलुलाई का नाम दे दिया। मैं इसको रिकॉल करती हूँ, रॉबर्ट हुक था, उसने सबसे पहले जो ऑक ट्री है, ठीक है, उसका क्या किया, उसके बारीक से उसने कॉक लिया, कॉक को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे छोटे पार्ट्स नजर आए हैं। इस तरह फिर उसने रूट और स्टेम, जो ऑक ट्री का रूट और स्टेम के पीसेस भी लिए, उसको भी ऑब्जर्व किया, उसके अंदर भी सेम तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए हैं। अब उसने क्या किया, इससे ये बात का उसने बताई है कि देखिए प्लांट का जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस मौजूद होते हैं, कंपार्टमेंट बने होते हैं, खाने बने हुए होते हैं। उन खानों को उसने क्या नाम दे दिया, सेलुलाई का नाम दे दिया। ये देखिए इसको आपने स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है कि कॉक था, कॉक को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इसको इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल जो चैम्बर्स थे, कंपार्टमेंट थे, वो नज़र आए हैं। तो ये सबसे पहले इसकी जो माइक्रोस्कोप थी उसने यूज़ की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए पीस ऑफ द कॉक, ये यहाँ पे उसने क्या किया है, अपना जो स्पेसिमन है उसको प्लेस किया और यहाँ से वो क्या कर रहा है, आई पीस के थ्रू क्या कर रहा है, वो उसको एनालाइज कर रहा है। उसके बाद फर्दर क्या हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास 1673 के अंदर एक डेस्ट साइंटिस्ट था, एंटन वॉन लीवनहुक आया, उसने एक बेटर माइक्रोस्कोप बनाई और उसने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर, जो वाटर है पॉन्ड का वाटर है, वहाँ से उसने फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है और उन्हें इन सेल्स को नाम दे दिया एनिमलक्यूल्स का दे दिया।
ठीक है। अब 1809 के अंदर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट आया है, जीन बैप्टिस्ट डी लिमार्क। उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया सेल व्हेन एग्जामिन्ड द पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल अंडर द माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया, फर्दर क्या किया, एनिमल और प्लांट के पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उनके सेल्स को स्टडी किया। ठीक है। उसके बाद आया लेटर 1831 के अंदर एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले एक सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। आपको पता है ना, सेल जो होता है उसके अंदर मेजर जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर डिस्कवर किया। अब उसके बाद कुछ साइंटिस्ट फर्दर बायोलॉजिस्ट आते गए हैं। उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन थी सेल के बारे में, उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। 1838 के अंदर जर्मन बायोलॉजिस्ट आया है मैथ्यूस क्लैडन। उसने क्या किया, मैं ऑब्जर्व किया मैनी पार्ट ऑफ द प्लांट के बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट लिए और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और इन सब प्लांट्स के अंदर देखा कि ये सारे के सारे के जो प्लांट्स के पास्ट हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स मौजूद हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में एक जर्मन जोलॉजिस्ट आया थेडर श्वान। उसने क्या किया, सेम विद एनिमल, मतलब एनिमल के पार्ट्स लिए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और देखा कि एनिमल के पार्ट भी होते हैं वो भी सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह 1885 के अंदर एक जर्मन फिजिशियन आया रिडोल्फ विर्च्यू। 1821 और 1902 के अंदर इनकी बर्थ और उसकी डेथ बताई गई है। उसने क्या किया, सेल्स होते हैं वो कम होते हैं फ्रॉम द अदर सेल। जो सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद, यानी कि सेल पहले से मौजूद सेल से मिलके बनते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट इसने दिया। फिर उसके बाद 1862 के अंदर लॉइस पॉइस्चर आया। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है फिर दिस आइडिया, मैंने उसने बात को साबित कर दिया कि सेल्स होते हैं वो पहले वाली सेल से ही फॉर्म होते हैं। इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो थी उसको कंबाइन किया गया, एक बेसिक थ्योरी बना दी। इन जब सारी ऑब्जर्वेशन को कंबाइन किया और उसको एक रिटर्न फॉर्म में लेके आए तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेल की थ्योरी होती है। इट इज़ कॉल्ड द सेल थ्योरी। अब इसके 3 एसेंशियल पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट अगर हम इसका देखते हैं कि सेल, उसके बाद देखते हैं कि सेल्स होते हैं उसके 3 बेसिक हमारे पास क्या होते हैं, एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, मतलब कि जितने भी जिंदा जानदार होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। दूसरा इसका मेजर पॉइंट ये था, सेल्स होता है एक बेसिक यूनिट होता है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का इन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल उसको स्ट्रक्चर के अंदर भी रोल प्ले करता है, फंक्शन के अंदर भी रोल प्ले करता है। अब सेल्स होते हैं कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स होते हैं पहले से मौजूद जिंदा सेल से ही वजूद में आता है। अगर एक सेल है वो डिवीजन करेगा उससे न्यू सेल फॉर्म करते रहेंगे, तो इसे हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से मौजूद जिंदा सेल से ही न्यू सेल्स होता है वो बनता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ वैलिडेशन ऑफ द सेल थ्योरी। हम देखेंगे किस तरह से सेल थ्योरी जो थी वो वैलिड मानी गई, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की गई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसने सेल थ्योरी को वैलिड प्रूव किया है। तो अगर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, सबसे पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था उसको फर्स्ट यूज़ किया गया। साइंटिस्ट ने क्या किया, विजुलाइज किया सेल का स्ट्रक्चर और फाइंड टेंजिबल एविडेंस दैट सेल्स आर द इंडीड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, लाइट माइक्रोस्कोप को भी यूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी यूज़ करते हुए सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और बताया कि सेल्स जो होते हैं बेसिकली वो स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं। मतलब सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर भी बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद दूसरी तकनीक आ गई है सेल इमेजिंग एंड जेनेटिक स्टडीज़। इन दोनों ने बताया कि साइंटिस्ट ने ट्रैक किया हाउ सेल्स रेप्लिकेट एंड गिव राइज टू न्यू सेल। इन्होंने बताया है इस सेल इमेजिंग और जेनेटिक स्टडी से ये पता चला कि सेल किस तरह से रेप्लिकेट करता है, अपनी जैसी न्यू जनरेशन को कैसे पैदा करता है, किस तरह से न्यू पहले सेल अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, उसके बाद न्यू सेल जो होता है उसको भी प्रोड्यूस करता है। तो ये तकनीक जो थी वैलिडिटी थी दैट प्रिंसिपल दैट सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द, इसका मतलब ये इसने बात को साबित कर दिया कि सेल वाकई पहले से मौजूद जिंदा सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। तो इस बात पे भी इन्होंने इसको एग्री किया। अब तीसरा पॉइंट ये था, कुछ हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक और मेथड यूज़ किया गया जो कोई डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड था। इस पॉइंट ने रिवील किया कि सेल जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल को शेयर करता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को वो शेयर कर रहा है और मेटाबॉलिक पाथवेज बना रहा है और सेल जो होता है एक फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का, एक बुनियादी यूनिट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सेल जो होता है वो कल्चरल स्टडीज़ भी करता है और टिश्यू इंजीनियरिंग भी करता है। वैलिडेट सेल थ्योरी बाय डिमॉन्स्ट्रेट, सेलुलर ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करता है, डिफरेंशिएशन भी करवाता है और रिप्रोडक्शन भी करता है।
अगर हम टिश्यू यानी कि सेल की कल्चर स्टडी की, सेल को लिया फिर सेल कंबाइन करते टिश्यू सेल कल्चर यानी कि टिश्यूज़ वगैरह की स्टडी की गई, तो उससे ये बात साबित हुई कि सेल जो होता है वो सेलुलर ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करता है, डिफ्रेंसिएशन डिवीजन वगैरह भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी इन सब पॉइंट्स ने सेल थ्योरी को एक्सेप्ट ठीक माना, वैलिड माना। लेकिन अब उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी। तो वो अगर हम देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं एक्सेप्शंस देखते हैं कि सेल थ्योरी जो वाइडली एक्सेप्टेड थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट जो थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं करती। वायरसेस चैलेंज सेल थ्योरी। सबसे पहले तो वायरस ने चैलेंज किया, बिकॉज दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स। वायरसेस जो होते हैं वो सेल से मिलके नहीं बनते और कोई भी लाइफ का प्रोसेस जो होता है उसको कैरी नहीं करते, ठीक है। इन्हें एक प्रॉपर होस्ट चाहिए होता है ताकि उसके अंदर वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से कंसिडर मैनी साइंटिस्ट ने इसको एक बॉर्डर लाइन कंसिडर किया लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज़ के दरमियान, मतलब ये जानदार और बेजान अशिया के दरमियान में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं, अपनी ऐसी कॉपीज़ बनाते हैं, अपने जैसे जानदार प्रोड्यूस करते हैं। अगर होस्ट ना हो तो ये रेप्लिकेट ही नहीं करते, तो सेल जो होता है वो वायरसेस के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं करता। तो इस वजह से उसने सिमिलरली जिस तरह प्रायोन्स हैं, वायरॉइड हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, लेकिन ये भी सेल से नहीं मिल के बने होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के ही मिल के बने होते हैं। तो सेल जो थ्योरी होती है वायरसेस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करती, इस वजह से भी सेल थ्योरी के अंदर यहाँ पे इसको भी ये एक तरह का ड्रॉबैक है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर अपना डीएनए होता है और वो खुद रेप्लिकेट कर सकती है इंडिपेंडेंटली सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बताती है कि ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन ये डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरियल सेल से ओरिजिनेट हुआ है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को भी सेल थ्योरी जो होती है वो एक्सप्लेन नहीं करती। अब तीसरा पॉइंट देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि सर्टन फंजाई हो गए और एल्गी हो गई, उनके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वो अपना साइटोप्लाज्मिक मैस भी शेयर कर रहे होते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्लर द बाउंड्रीज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स एज डिफाइंड बाय द ट्रेडिशनल सेल थ्योरी। अब देखिए कुछ सर्टन फंजाई है, एल्गी है, इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर मल्टीपल जो न्यूक्लियाई होती है वो एक साथ रह रहे होते हैं, अपना साइटोप्लाज्मिक मैस भी शेयर कर रहे होते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में प्रॉपर ब्लर बाउंड्री, मतलब हर इंडिविजुअल की ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। तो इस लिहाज से भी ये सेल सीरीज जो थी ना वो इसके अंदर ये भी एक्सेप्शन थी, एक ड्रॉबैक था। उसके बाद फोर्थ पे आता है मसल सेल, जिसे मायोसाइट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो सारे के सारे मसल सेल फ्यूज़ करते हैं और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स बनाते हैं। तो चैलेंजिंग द कॉन्सेप्ट सिंगल सेल एज अ बेसिक यूनिट। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट सेल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स बनाते हैं जो कि फंक्शन आपस में मिल के रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट किस तरह सही हो सकता है कि सिंगल सेल जो होता है वही एक बेसिक यूनिट होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। तो ये सारा इसने भी क्या कर दिया, इस वाले कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो स्टूडेंट ये हमारा था आज का सेल के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और इसको, ताकि आपको जितनी भी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है न्यूज़ सिलेबस से रिलेवेंट आपको टाइमली मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।